मुसहफ नॉवेल पार्ट 2। सुबह कॉलेज बस के लिए वो स्टॉप पे रखे बेंच की तरफ आई तो जहन अभी तक उधर ही उलझा था। बेंच पे बैठते हुए उसने सरसरी सा देखा। वो सियाह फार्म लड़की उसी तरह बैठी थी, गोद में रखी किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए खामोशी से सामने देख रही थी। वो जमाई रोकती बैठी गई और बेदिली से बस का इंतजार करने लगी। उसने वही कल वाला अजरक का कुर्ता जींस के ऊपर पहन रखा था और बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। सोच वही फवाद के इर्द गिर्द घूम रही थी। सुबह वो जल्दी निकलती थी, तब तक वो नीचे नहीं आया होता था। उसका कमरा दूसरी मंजिल पे था, जो थी तो गुफरान चचा फिजा चची की आम जगह, मगर वो किनारे वाला कमरा फवाद का पसंदीदा था, सो उसको अरसा पहले अलाट कर दिया गया था। फिजा चची की 2 बेटियां और एक बेटा हसन ही थे, सो वो कमरा उनकी जरूरत से जायद था। और ये तो महमल का दिल ही जानता था कि वो कमरा तो अब्बा ने बनवाई उसके लिए था। मगर सियाह फार्म लड़की उसी खामोशी से सामने देख रही थी। वो बोर होने लगी तो इधर उधर गर्दन घुमाई। सियाह किताब देकर कल का वाकया याद आया। एक किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल उस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए खुसूसन छोड़ी थी? है कोई? वो जरा से मुस्कुराई, मोटी आंखों की चमक बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है वो? उसने गौर से उस चमक को देखकर कहा, बहुत ज्यादा। आप उसे कैसे जानती थी? मेरा मतलब ये तो सदियों पुरानी किताब है। बस मैं जानती हूँ। और ये किताब, ये आपको आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है, गुजरे वाकयात और जो मेरे साथ पेश आने वाला है और मुझे ऐसे मौका पे क्या करना है, सब लिखा है। महमल का दिल जोर से धड़का। वो सियाह फार्म लड़की उसे बहुत अच्छी बात बता रही थी, जाने कैसी पूरी सरार भेद भरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। फिर आपके तो मजे होंगे, आप इसको पढ़कर सब कुछ जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल है। पहले परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज वैसे ही होती जैसे इसमें लिखा आता है। अमल, अमलियात? वो चौंकी। अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सफली इल्म की माहिर बैठी थी, इससे जरा एहतराज बरतना चाहिए। हाँ, सियाह फार्म लड़की मुस्कुराई। जो अमलियात कर ले और वो इस किताब के जरिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय इसके लिए तस्वीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का खास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। और उसके बाद वो शहज़दा से सवाल किए जा रही थी। उसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी जिंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी, और अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज, हर मोहब्बत सब तबाह हो जाएगी। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी बस। उसी पल बस करीब आती नजर आई और दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन जरूर आओगी मेरे पास। सियाह फार्म लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन जरूर गिड़गिड़ा कर एक किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हो, तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली है, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। वो ख्वाबज़दा सी बस की तरफ लपकी थी। आज रॉड पकड़कर अंदर चढ़ते उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। शाम को उसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सोफले बनाया और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही थे कि आरज़ू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पे बल डाले लम्हे को रुकी। फादी के लिए? जी, उन्होंने कल कहा तो था, मेरे पास टाइम कहाँ था। आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। उसने बेनियाजी से शाने झटकी। वो दूसरी सीढ़ी पर ट्रे उठाए खड़ी मुंतजर थी कि आरज़ू नीचे उतरे और ऊपर जा सके। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरज़ू जीने से उतरकर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कुरमा बना लिया है? मम्मी ने कहा भी था, तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दे कि मैं चली जाऊं और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना ले तो ले पकड़े। उसने ट्रे जोर से उसे थमाई। मुझे और भी काम करने। वो खटखट सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज, वो बड़बड़ाई। मगर महमल को मालूम था कि उसकी बुलंद आवाज फवाद सुन चुका होगा और अब आरज़ू जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया था, नंबर कौन बनाना चाह रहा था।
और फिर यही हुआ। रात खाने पे जब मुसरत ने चॉकलेट सूफले ला कर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला। ये तुमने बनाया महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरजू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है। तुम ही रोज मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, 100 काम होते हैं मुझे, एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे। दिल करेगा तो बना दिया करूंगी, वरना सब जानते हैं महमल से जी हुजूरिया नहीं होती। अम्मा, एक फल का मुझे उठा दे। मसरूफ सी अम्मा के हाथ से फल का लेने लगी, जैसे से फवाद के तासरात की परवाह न हो। वो ताइदन सर हिलाकर सूफले खाने लगा, मगर बार बार निगाह भटककर उसके मोमी चेहरे पे जा टिकती थी, जो बहुत मगन से अभी तक खाना खा रही थी। सूफले को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के जूठे बर्तन धो रही थी, जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक स्पंज प्लेटों पे मारते हुए उस सिया फाम लड़की के मतलब सोचे जा रही थी, जिससे वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से एतराज बरत रही थी। आइन बस के टाइम पे स्टॉप जाती और बेंच पे बैठने के बजाय जरा फासले पे खड़ी हो जाती। न तो दानिस्ता उस लड़की को देखती और न ही करीब जाती। मालूम नहीं क्यों उसे उससे और उसकी सियाह जिल्द वाली किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल जरा गरजे तो चौंकी। नीलगो सुनहरी शाम पे जरा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और एकाएक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर उसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल, जाओ मुसरत से कहो, बल्कि तय मेहताब जो बरामदे में कुर्सी पे बैठी लड़कियों से गुपशुप में मसरूफ थे, उसे आते देखकर मुसादर करते करते रुकी। उसके चेहरे पे बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हे भर को सोचा और फिर हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकोड़े बना कर लाओ, साथ में धनिया की चटनी भी हो, और मांस मुइज के लिए आलू के चिप्स फ्राई कर लो। उसके चेहरे पे फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। उसने कदरे बेबसी से उनको देखा, मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश बाद में कर दूंगी, वो मिनमिनाई। हाँ, तो बारिश के लिए तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश, जल्दी करो। और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1500 का ताई, मैं कल ही आपको भी ले चलती हूँ। वहाँ बहुत अच्छे प्रिंस आए हुए थे। आपका कॉम्प्लेक्शन तो वैसे भी बहुत फेयर है, आप पे तो हरंगी खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ हो गई थी। महमल पैर पटकती अंदर आई। आलू छील कर काटे, बेसन घोल कर रखा तो तब ताई मेहताब ने आवाज लगाई, मिक्स पकोड़े बनाना। फवाद को प्याजों वाले पकोड़े बहुत पसंद है। भाड़ में गई उसकी पसंद। उसने जोर से छुरी स्लेब पे पटकी। आलू कतलों में काटे थे, अब फिर से उनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्ची प्याज भी काटनी पड़ेंगी। शिद्दत बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज अम्मा बीमार थी, सुबह से बुखार था, सो अगर वो न करती तो मुसरत को बीमारी में उठकर करना पड़ता और ना भी न कर सकती थी। प्याज काटते उसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पे फिसल रहे थे। तभी फवाद माँ को पुकारता किचन के खुले दरवाजे पर ठिठक कर रुका। खुले जींस पे लंबा कुर्ता और गर्दन के गिर्द मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, पूरी ऊंची टेल बांधे और सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पे ठक ठक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पे चमक रहे थे। महमल, वो बेचैन सा करीब चला आया। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खानों से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़प कर बोली। फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादर करते। उसने छुरी वाले हाथ की पुष्टि से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात न करे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकौड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा? वो पता नहीं क्यों हंस दिया था। वो रुक कर उसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं, खैर बनाओ पकौड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भूलपन में वो सोच बैठी थी कि अगर वो उसकी मुट्ठी में आ गया तो। उसने नफी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस खुदगर्ज मतलबी। और जब तक पकोड़े बने बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकोड़े चट कर गए थे। और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का प्लान बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे किस सकी से पाला पड़ा था। वो टांग पे टांग रखे
बैठा फर्जी कॉलर झाड़ कर कह रहा था। हसन फिजा चची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबा था, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली रंगत। अलबत्ता आदतों में वो कदर मुख्तलिफ था। उसने फिजा की मीठी जबान तो मुस्तार ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। वो घर का वाहिद फर्द था जो दिल का भी अच्छा था, नरम हूँ, साफ दिल और हैंडसम। अभी अभी वो ऑफिस से आया था। कोट कुर्सी के पीछे टिकाए आस्तीने फोल्ड किए बैठा वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पे ले जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा? सामने बुलंद आवाज में पूछने लगी तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बास करीब आ गई। मैं भी चलूंगी। सबने रुककर उसे देखा था। कंधे पे पर्स लटकाए बालों के एक स्टाइल से बैंड में झगड़ती आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारे से उससे देखा। इनको भी शौक सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बोलने लगे, तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, हम पापा की हैसियत लेकर जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिदरा तमस्कराना हंसी। मेहताब ताई की फोटोकॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्जाम हो रहे हैं। फिजा चची बहुत फिक्रमंदी और प्यार से उसे देख रही थी। खूब दिल लगा कर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने, जाओ शाबाश। कोर्स कम से कम 2 दफा जरूर रिवाइज करना, अभी शुरू करोगे तो रात तक पूरा होगा। ताई मेहताब ने फिजा चची की बात खत्म होने का इंतजार किया और फिर तेजी से बोली, ना तुमने बाहर क्या करना है? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पे पड़ी, कोई पूछने वाला है उनको? बस मुफ्त की रोटियां तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा और हसन जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था, बिलाखिर कह उठा, कोई महमल से भी तो पूछे कि वो क्या चाहती है। हाँ, अब हम उससे पूछते रहे। ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हे भर को बिल्कुल चुप हो गया, मगर फिजा ने बेटे के झाड़े जाने पर वाजिया बुरा माना। जाओ तुम अंदर जाओ। वो बस इतना ही कह सके। ताई मेहताब से मुकाबला करना उनके बस से बाहर था। वो पैर पटकती भाग कर किचन में और सिंक पे सर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइववे पे बाहर निकलती हाइस दिखाई दी। उसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाजिया तौर पे बन जानी थी। बेख्तियार उसका दिल चाहता कि वो रात के खाने में जहर मिला दे, और काश वो ऐसा कर सकती। सारी रात वो वक्फे वक्फे से आंसू बहाती रही थी, ठीक से सो भी न सकी। सुबह उठी तो सर भारी सा हो रहा था। वह मुश्किल एक सूखा तो सर चाय की आधी प्याली हलक से उतारी और बाहर निकल आई। स्टॉप पे मामूल की ठंडी सुबह उतरी थी। बेंच पे वो सियाह फार्म लड़की वैसे ही बैठी खामोशी से सीध में देख रही थी। गोद में सियाह जिल्द वाली किताब रखी थी और उसके सियाह हाथ किताब के किनारों पर मजबूती से जमे थे। आज कदरे थकी थकी और उससे मुर्दा थी, सो जाकर बेंच पे बैठी गई। 10 मिनट ही काटे थे तो इतना क्या एतराज बरतना। सियाह फार्म लड़की ने जरा सी गर्दन उसकी जानिब मोड़ ली। रात को ठीक से सोई नहीं? बस ऐसे ही वो दूसरी जानिब देखने लगी। सामने सड़क खाली थी, दूसरी तरफ इक्का दुक्का लोग बस के मुंतजर टहल रहे थे। लोगों की सताई हो? उसने चौंक कर उसे देखा। अब कैसे कह सकती है? मुहतात अंदाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, तुम्हारा दिल गमगीन और रूह बोझल है, तुम तकलीफ में हो और लोगों की बातें तुमसे बर्दाश्त नहीं होते है ना? मालूम नहीं, उसने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाई, अलबत्ता अंदर दिल जोर से धड़का था। और तुम मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा और माजी के बारे में गमगीन हो शायद। आपकी वाजिया चौंकी थी, बेख्तियार ही लबों से फिसला था। तुम अपना मुस्तकबिल और अपनी तमाम परेशानियों का हल जानना चाहती हो? कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे, माल और दौलत तुम पे निछावर हो जाए, तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करो। क्या तुम यही नहीं चाहते? हाँ, महमल ने बेबसी से उसे देखा। उसका दिल मोम की तरह पिघल रहा था। वो सियाह फार्म लड़की उसकी हर दुखती रग को अपने हाथ में ले रही थी। मैं यही चाहती हूँ, और अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं तो? क्या ये किताब? उसने झिझकते हुए पूछा। उसे लग रहा था वो ज्यादा देर तक रेसिस्ट न कर पाएगी। हाँ, अगर तुम ये कर लोगी तो सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, सब कुछ। महमल मुद्दत से लब कुचलने लगी। उस लड़की की बातें बहुत पुरफरेब, बहुत पुरकशिश थी। उसे लगा वो जल्दी फिसल पड़ेगी, बहक जाएगी।
क्या ये सब इतना आसान है? शायद नहीं। तुम्हें इस किताब की अमल करने में बहुत मशक्कत लगेगी, मगर एक दफा सीख जाओगी तो सब आसान हो जाएगा। जिंदगी सहल हो जाएगी और फिर जिनके लिए तुम रोती हो तुम्हारे लिए रोएंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे। बस का तेज हॉर्न उसे माहौल में वापस लाया। वो चौकी और बैग का स्ट्रिप कंधे पे डाले उठ खड़ी हुई। 10 मिनट खत्म हो चुके थे। मेरी बस, जाओ। सियाफाम लड़की मुस्कुरा दी। वो तेज तेज कदमों से चलती बस की जानिब बढ़ गई। दिल अभी तक जोर जोर से धक धक कर रहा था। महबूब कदमों में, लोग मुट्ठी में, दौलत निछावर और दुनिया पे राज। क्या ये सब मुमकिन था? उसके कहे गए अल्फाज पे सारा रास्ता गौर करती रही थी, लेकिन फिर बार बार खुद को झड़क देती। एक काले इल्म, सफली इल्म, जादू टोने, चिल्ले वगैरह बुरे काम थे। उसे उनमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कॉलेज के दरवाजे पर उतरते हुए उसने फैसला कर लिया था कि वो आइंदा उस सियाफाम लड़की के करीब भी नहीं जाएगी। बेंच पे बैठेगी नहीं, उससे बात करेगी। उसे डर था कि अगर एक दफा फिर उसने उसकी ऑफर सुन ली तो शायद वो उसे कबूल करके किसी ऐसे गुमनाम रास्ते पे निकल पड़ेगी जहां से वापसी का सफर नामुमकिन हो। उस रोज सिद्रा के रिश्ते के सिलसिले में कुछ लोग आ रहे थे। एक खबर मुसरत ने उसे तब दी जब वो घर भर की सफाइयां लड़कियों की फुर्तियां देखकर हैरान सी माँ की तरफ आई थी। वरना पहले तो जब भी सफर में लॉन्च का दरवाजा आहिस्ता से खोल कर आती तो घर में सन्नाटा और वीरानी छाई होती थी। और आज लंबी सी सामिया बांस के झाड़ू से छत की जाली साफ कर रही थी। सिद्रा ड्राइंग रूम की डेकोरेशन को असर तरतीब दे रही थी। नीता माँ के सर पे खड़ी लॉन की सफाई सुथराई में मशगूल थी तो महरीन मेहताब ताई से सर हिलाते कोई हिदायत सुन रही थी। एक आरजी थी जो टेरिस में टांग पे टांग रखे बैठी कानों पे वॉकमैन लगाए किसी मैगजीन के वर्क उलट रही थी, बेपरवाह, बेनियाज और मगरूर। शुक्र कि वो खूबसूरत न थी, वरना शायद वो आसमान से नीचे न उतरती। रिश्ता सिद्रा का खुदगर्ज खानदान सारी का सारा लगा हुआ है। मतलब आहिस्ता बोलो। मुसरत ने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बताने लगी। दरअसल भाभी बेगम का महज अंदाजा है कि रिश्ता सिद्रा का ही होगा। नौमान भाई की बेगम ने खुसूसन किसी का नाम नहीं लिया, सो फिजा को शायद कुछ उम्मीद हो। नौमान भाई की बेगम कौन? तुम्हारे अब्बा की दूर की रिश्तेदार है। उनका बेटा फुरकान एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छा घराना है और एक बेटी है, शादीशुदा, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बेगम नौमान ने किसी के जरिए कहलवाया है और ये सारी लड़कियां उस उम्मीद पे लगी हुई कि शायद उनका रिश्ता मांग ले। व्हाट रबिश। वो तमस्कराने हंसकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शाम में मुसरत ने उसे किचन में मदद के लिए बुलवा लिया था। अच्छा, गोश्त, बिरयानी, सीख कबाब, फ्राइड मछली और कितना कुछ करेंगे आप? वो बर्तनों की ढकनी उठा उठा कर झांकते हुए पूछ रही थी। ये सब तो तैयार है, तुम मीठे में 2 चीजें और रशियन सलाद बना दो और चाय के साथ स्नैक्स भी। चाय भी और खाना भी? वो कमर पे हाथ रखे हैरत से बोली। इतना कुछ किस लिए? क्या इतना रिश्ता का कॉल था सितराबाजी के लिए? आहिस्ता बोलो। मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, अभी जाकर मुँह पे भी कह सकती हूँ। और तुम्हारे इस कहने पे बातें तो मुझे सुननी पड़ती है महमल। वो थकन से आज़ादा सी बोले तो खामोश सी हो गई, फिर दुपट्टा की गिरा किस कर काम में जुट गई। चाय की ट्रॉली उसने बहुत एहतिमाम और मेहनत से सजाई थी। उस वक्त भी वो पंजों के बल बैठी ट्रॉली के नीचे हिस्से में प्लेटें सेट कर रही थी जब मेहताब ताई कुछ कहती हुई किचन में दाखिल हुई। सिद्रा उनके पीछे थी। सब तैयार है? जी। उसने बैठे बैठे गर्दन उठाई। मेहताब ताई कदरे अजरत में नजर आ रही थी। ठीक है सिद्रा, तुम मेले जाओ। और मिठाई किधर है? मेरा ख्याल है चाय के बाद ही बात पक्की कर देते, मिठाई तब तक सेट कर लेना। वो तो रिश्ता मांगने आई है ताई, बात इतनी जल्दी पक्की कर देंगी? वो हैरान सी हाथ झाड़ती खड़ी हुई। ताई भी किसी और मूड में थे, सो बताने लगी। हाँ तो मजीद क्या इंतजार? लड़का इतना अच्छा खुश शक्ल है, फिर हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। मंगनी आराम से महीने 2 महीने तक करेंगे और शायद इस साल 1.5 तक। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी सिद्रा की कि जमाना देखेगा। उनके अंदाज से तकब्बुर की बू आती थी। एक लम्हे को महमल का दिल चाहा। नफीसी और खातून जो ड्राइंग रूम में बैठी हैं, वो सिद्रा को नापसंद करके चली जाएं और ताई सदमे से बीमारी पड़ जाएं। आखिर खुद पे गासिब लोग किसे अच्छे लगते हैं, मगर शायद उधर तो सारे प्लान बन चुके थे।
सिद्रा नाजुक हील की टिक टिक करती ट्रॉली ढकेलते ले गई और वो खाली किचन में खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। मुस्तरद भी मेहमानों के पास थे, जाने कैसे ताई को उनके फर्द होने का ख्याल आया था और उनको वहीं बिठा लिया था। टिश्यू महमल टिश्यू, नामा चच्ची ने जोर की आवाज लगाई तो तेजी से उठी। टिश्यू रखना भूल गई थी। उफ, वो टिश्यू का डिब्बा उठाकर भागी। बस लॉन्च में लम्बे भर को रुककर बड़े आईने में खुद को देखा। ऊंची पोनी टेल, सिया जींस पे लंबा सफेद कुर्ता और गर्दन की गिर्द मखसूस अंदाज में लिपटा टाई एंड डाई दुपट्टा जिसे बहुत से जोड़ों के साथ चलाती थी। एक गालिबन पिछली से पिछली बकरीद पर बनवाया गया जोड़ा था जो अब तक खासा घिस चुका था। खैर, कौन सा मेरे रिश्ते के लिए आए? उशानी उचकाकर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। नफीस और बावकार से बेगम नौमान बड़े सोफे पर तकल्लुफ से बैठे मुस्कुराते हुए ताई महताब की बात सुन रही थी। उसे आते देखकर कदरे खुश दिली से उठ खड़ी हुई। महमल बिटिया, अब अबा यो कब से पूछ रही थी तुम्हारी ताई से? एकदम गड़बड़ा सी गई, लेकिन संभल कर आगे बढ़कर मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से पूछ रही थी तुम्हारा। ओ मई, हाँ आई नो बिटिया, तुम इस एहतिमाम में लगी हुई होगी। मुझे याद है जब मैं करीम भाई की आयदत के लिए आई थी तो इस अकेली बच्ची ने सारा खाना बनाया था। वो उसे अपने साथ बिठाकर प्यार से देखते 2 बरस पुरानी बात कर रही थी। वो घबरा कर कभी ताई के तने नकोश को देखती तो कभी सिद्रा की मुतग़य्यर होती रंगत को। वो तो बस टिश्यू देने आई थी, फिर इतना इस्तक़बाल चामानीदार। आप ये ड्रम स्टिक्स लेना भाभी, ताई ने उनकी तवज्जो हटाना चाहिए। अरे ये तो मेरी फेवरेट है। मेहमान तुमने बनाई है ना? मुझे याद है तुमने उस दफा भी खाने में बनाई थी। और फरी बेटी स्पेशली तुमसे रेसिपी पूछ कर गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेबसी से बेचारगी से वह मुश्किल सर हिला पा रही थी। उधर ताई मेहताब अब परेशान हो रही थी। यही तो हमेशा से होता चला आ रहा था। सिद्रा के रिश्ते के लिए आने वाली हर मेहमान को वो महमल और मुसरत की बनाई गई चीजें ये मेरी सिद्रा ने बनाई है कहकर पेश करती थी। मगर जाने कब वो खातून उनके घर की सारी सुनगुन ले गई थी। बस भाभी, बच्चियां माशाल्लाह सभी सुखड़ है हमारे घर में। फिजा चच्ची ने बजाय मुस्कुराकर बात संभाली, मगर कदर बेचैन उभी थी। कहीं कुछ बहुत गलत था। जी, मगर ये सब तो सिद्रा ने बनाया है। बेचारी सुबह से लगी हुई थी। मुसरत ने जल्दी से कहा। जी, तय महताब ने फौरन तायीद की। वेरी गुड सिद्रा। बेगम नौमान अब बॉक्स पेटिस ले रही थी। ये बॉक्स पेटिस तो बहुत अच्छी बनाई है सिद्रा। उसकी फिलिंग में क्या क्या डाला है? और सिद्रा के तो फरिश्तों को भी इल्म न था कि बॉक्स पेटिस में डलता क्या क्या है। वो एकदम कंफ्यूज सी होकर माँ की शक्ल देखने लगी। दरअसल मैं कुकिंग का बहुत शौक रखती हूँ और मेरे बच्चों का टेस्ट भी बहुत आला है। नौमान साहब खुद मुनफरिद और अच्छे खानों के रसिया हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं कि बहू ढूंढना तो उसके हाथ का जायका चक्कर ही रिश्ता मांगना। वैसे तो आपकी सारी बच्चियां ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सलीकामंद है, मगर महमल तो मुझे खास तौर पे अजीज है। सईदा आपा ने जिक्र तो किया होगा कि मैं किसी खास मकसद के लिए आ रही हूँ, तो अब लंबी चौड़ी क्या तमहीद बांधूं। मेहताब आपा, फुरकान तो आपका देखा वाला है, अल्लाह का शुक्र है, उसने हर तरह से नवाजा है हमें। बस महमल के लिए मैं आप लोगों के पास सवाल करने आई हूँ, अगर हो सके तो इसे मेरी बेटी बना दे। और मेहताब ताई से मज़ीद सुनना दुश्वार हो रहा था। महमल तुम अंदर जाओ। उन्होंने खुद को बमुश्किल नॉर्मल रखते हुए इशारा किया तो वो जो हक तक बैठी सुन रही थी तेजी से बाहर निकल गई। पीछे क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, कब उन खातून को खाना खिलाए बगैर रुखसत कर दिया गया। ताई के बंद कमरे में सारी बड़ों की क्या गुफ्तगू हुई। वो हर शय से दूर अपने कमरे में कान लपेटे पड़ी रही। उसका दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। अजीब सी कैफियत थी, जैसे बंदगार में रोशनी और हवा का कोई रोजन खुल गया हो। बेकैफ और रुखी फीकी जिंदगी में एकदम ही बहुत खुशगवार और सरसब्ज मूड आया था। उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थी और उसे लग रहा था कि एक नई जिंदगी माए फैलाए उसके इस्तकबाल में खड़ी है। एरोनॉटिकल इंजीनियर, खुशशक्ल फुरकान, माँ बाप का इकलौता बेटा, अच्छी खानों का शौकीन, उसके लिए आप ही आप मुस्कुराने लगे थे। उन्होंने सिद्रा की जगह मेरा रिश्ता मांगा। कैन यू बिलीव इट? मैं तो इतनी शॉक्ड हो गई हूँ। ओ गॉड,
बट इतना अच्छा प्रपोजल है, ओनली इतनी लविंग और स्वीट थिंग कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और पता है, उनका बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर है। और तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? उसने फाइल में सफेद तरतीब से लगाती नादिया का कंधा हिलाया तो वो, हाँ हाँ बताओ ना, फिर क्या हुआ? कहकर फिर से सफ़ों की तरतीब ठीक करने लगी। होना क्या था? दही अम्मा की तो शक्ल देखने वाली हो गई थी। अच्छा, नादिया इंग्लिश की किताब के वर्क उल्टाती कुछ तलाश कर रही थी। वो दोनों कॉलेज की बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। महमल उसे कल की सारी रवादात सुना रही थी। ताई ने मुझे फौरन वहां से भेज दिया। बेचारी हर चीज सिद्रा की बनाई कहकर पेश कर रही थी, मगर वो आंटी भी बहुत तेज थी। ऐसे पर खची उड़ा के ताई कई दिन तक याद। तुम मेरी बात नहीं सुन रही नादिया? उसने खफा से होकर मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं सुन रही हूँ ना। नादिया ने बौखला कर फाइल एक तरफ सीढ़ी पे रखी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। अच्छा बताओ ना। तो सब मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं 2 घंटे से बक बक कर थक गई हूँ। वह एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तुम अगर सुन लेते तो ये सवाल न करती। तुम अपनी फाइल जड़ो, मैं जा रही हूँ। वो बैग उठाकर खड़ी हुई तो नादिया भी साथ ही उठी। अरे नाराज तो न हो। नहीं यार, सीरियसली नाराज नहीं हूँ। मुझे याद आया, मुझे अभी मैडम मिसबा से मिलना था एक काम के लिए। मैं जरा थोड़ी देर तक आती हूँ। महमल ने बजाहिर मुस्कुरा कर कार मुड़कर चल दी। जब वो तेज तेज सर झुकाए चलती थी तो ऊंची पोनीटेल साथ ही इधर उधर झूलती बहुत अच्छी लगती थी। चंद कदम दूर उसने जरा सा मुड़कर देखा। नादिया बहुत आराम और इंहमाक से बैठी अपनी फाइल में कुछ लिख रही थी। वो तासुब से वापस आगे को चलने लगी। कितनी जल्दी नादिया, उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने उसकी फीकी मुस्कुराहट के साथ कहे गए आखिरी जुमले यकीन कर लिया था जैसे वाकई नाराज नहीं है। हालांकि वो थी, घर में अम्मा थी तो कॉलेज में नादिया, जिनसे वो दिल की बात शेयर कर लेती थी, मगर दोनों बेतवजही से सुनते थे। कभी काम में मसरूफ हूँ हाँ कह दिया तो कभी तो सुना ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उस सामने वाले बरामदे के एक तना सतून से टेक लगाकर बैठ गई और उदासी से सामने लॉन के सब्जी को देखा। सुनहरी और चमकीली सुबह हर सु बिखरी थी। घास पे टोलियों की सूरत में सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां बैठी थी। कोई खाने पीने में तो कोई गपशप में मसरूफ थी। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी और वो उनमें मगन थे। क्या यही जिंदगी होती है या क्या उसकी जिंदगी सी मुश्किल जिंदगी से और की न थी? उसने आज़ादगी से सोचा था। क्या मुझे कभी वो खुशियां नहीं मिलेंगी जो मैं चाहती हूँ? बड़ा सा घर, बेतहाशा दौलत, ताकत, असर व रसूख, मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर, क्या ये सब मेरे कदमों में एक साथ ढेर हो सकता है? उसने सुकून से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। बद पलकों पे सुनहरे ख्वाब उतरने लगे थे। ओह, एरोनॉटिकल इंजीनियर या फवाद, मैं उनमें से किसी की भी बीवी बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। सब कुछ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है। बुलंद, हर चीज की बुलंदी। जो अमलियात कर लेता है वो दुनिया पे राज करता है। कुछ ऐसा हो कि तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे। माल और दौलत तुम पे निछावर हो। तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे। और अगर मैं ऐसा कुछ तुम्हें दे दूं तो? उसने झटके से आंखें खोली। एकदम से ही वो सारी बातें उस सिया फाम लड़की की सिया चमकीली आंखें उसे याद आई थी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करो, क्या तुम यही नहीं चाहते? उसने घबरा कर इधर उधर देखा। यूं लगता था वो लड़की अपने भेद भरी आवाज में उसके पास से ही बोल रही है। पता नहीं क्या करूं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को उसने वो किताब उससे मांगने का सोचा, मगर दूसरे ही पल खौफ का गलबा तारी हो गया। नहीं नहीं, मालूम नहीं कौन सा सफली इल्म है उसके पास। मैं उन कामों में नहीं पड़ूंगी। आगा चांद को इल्म हुआ तो टांगे तोड़ देंगी मेरी। वो खुद को सर्जिश करती फाइल और बैग संभाली उठ खड़ी हुई। उसे उस सिया फाम लड़के से कोई बात नहीं करनी थी, बस उसने फैसला कर लिया था। अलबत्ता दिल के किसी चुप्पे खाने में उस किताब को हासिल करने की ख्वाहिश ने भी बहुत खामोशी से सिर उठाना शुरू कर दिया था। उन दिनों मुसरत बहुत खुश रहने लगी थी और उनको देख देख कर खुश होती और वो उनको देख देख कर खुश होती। पता है महमल, बहुत अच्छे लोग हैं ये। नमन भाई बड़े भले मानस इंसान हैं और उनका बेटा तो बहुत ही खूबरू है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, वो जरूर हम पर रहम करे। वो कभी कभी बैठकर उसको बताने लग जाते तो खामोश सी मुस्कुराहट दबाए
सर झुकाए सुनती चली जाती। अब तो घर के काम भी आराम से कर देती। कुछ दिन से ताई को जवाब देने भी छोड़ दिए थे। पहली दफा उस जंदान से निकलने की कोई उम्मीद जो बंधी थी। सिद्रा अलबत्ता उसे उठते बैठते बहुत अजीब नजरों से देखती थी। महमल परवाह न करती, मगर उस रोज तो हद्दी हो गई। वो शाम की चाय की ट्रॉली धकेलती बाहर लॉन में लाई तो सिद्रा ने एकदम उसे देखती मुंह फेर लिया। शायद अभी तक नाराज है, उसने सोचा। फिर जैसे मदावा करने के लिए सबसे पहले सिद्रा का कप बनाया। सिद्रा आपी चाय। बहुत शाइस्तगी से मुस्कुराकर कप बढ़ाया। आपी, मैं तुम्हारी आपी लगती हूँ? सिद्रा ने कप लेते लेते जोर से पटक दिया। गर्म उबलती हुई चाय महमल की घुटने पे गिरी। वो बिलबिलाकर खड़ी हुई। कप घास पे जा गिरा। यूं लोगों के सामने आपी कहकर तुम ही जाहिर करती हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, सिद्रा एकदम चिल्लाने लगी थी। मम्मी मम्मी, इसको देखें, ये हमेशा यही करती है, ये हमेशा लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। सिद्रा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे उनकी तो आदत है, माँ बेटी तो इस घर की खुशी देख नहीं सकती। न मेरी बेटी, तू गम न कर। और अब खड़ी क्या हो, जाओ अपनी नहुआ ले जाओ मेरे सामने से। माई मेहताब ने भी बहुत दिनों का गुस्सा एकदम निकाला। वो जो शौक से थी भागती हुई अंदर आई। मुसरत भी परेशान सी किचन में खड़ी थी। उन्होंने भी सुन लिया था। महमल कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में बंद हो गई। अंदाजा तो उसे था ही था कि ताई का मूड उस रोज से बेगम नमान की बातों पे खराब है, मगर वो कुछ कह भी न रही थी। चुप से साध ली थी, शायद इस बात पे कि अब वो महमल की होने वाली ससुराल थी, उनसे क्या पंगा लेना। मगर रात में उसकी खुशफहमी भी दूर हो गई जब उसने किचन में तय मेहताब को मुसर्रत से कहते सुना, हमने तो उसी रोज नमन भाई लोगों को इनकार कर दिया था। महमल की कौन सा शादी की उम्र है, अभी घर की बड़ी बेटियां हैं, पहले उनकी होगी फिर ही महमल का सोचेंगे। चाय आवा साहब के कमरे में पहुंचा दो, रात का खाना नहीं खाएंगे और टेबल लगा दो। वो हुक्म सादर करके बेनियाजी से बाहर निकल गई। किचन के दरवाजे पे धुआं चेहरा लिए खड़ी महमल पे बस एक इस्तहज़िया निगाह उछाली थी, जबकि अंदर निडाल से बमुश्किल खड़ी मुसर्रत को देखना भी गवारा न किया था, जिनके दिल पे उन्होंने उल्टी बर्छी फेर दी थी।